हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएस 002 इंटरनेशनल रिलेशंस के दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस। सेक्शन 1 हम इसमें कवर करेंगे और सेक्शन 2 नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। Realism is one of the oldest and most influential approaches in the study of international relations. जो realism है वो सबसे पुराने अप्रोचेस में से एक है और जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टडी को। इट एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टेट्स। ये किन टर्म्स में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करता है? पावर्स के टर्म्स में, नेशनल इंटरेस्ट के टर्म में और अलग अलग स्टेट्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम आईआर में कंट्रीज को एज अ स्टेट पढ़ते हैं, तो उनके बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये उनको एक्सप्लेन करता है। रियलिस्ट बिलीव्स दैट द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक, मीनिंग देयर इज नो सुप्रीम अथॉरिटी अबव स्टेट टू कंट्रोल देयर बिहेवियर। जो रियलिस्ट हैं, जो रियलिज्म अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? अनार्किक, मतलब इनके ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो इनको कंट्रोल कर रही है, इनके बिहेवियर को जो कंट्रोल कर रही है। इसलिए सारे स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी और अपने इंटरेस्ट के लिए खुद ही काम करते हैं। अब है मेन फीचर्स ऑफ रियलिस्ट अप्रोच। स्टेट एज द मेन एक्टर, जो स्टेट है इसमें मेन एक्टर होता है, ठीक है। रियलिस्ट कहते हैं कि जो सॉवरेन स्टेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन स्टेट एक्टर्स आर सेकेंडरी। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि एनजीओज, ये क्या है? सेकेंडरी है। फिर है स्टेट्स परस्यू देयर नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट्स क्या करते हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ एवरी स्टेट। जो हर स्टेट का जो मेन गोल है वो क्या है? सर्वाइवल, मतलब वहाँ का बेसिक लाइवलीहुड, अपने स्टेट को ग्रो करना, डेवलप करना और उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करना उनका प्राइमरी गोल है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मेजर पावर्स लाइक द यूएसए, चाइना एंड रशिया आर मेनली गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पावरफुल मेजर कंट्रीज हैं जो यूएसए, चाइना, रशिया, इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं वो किस चीज़ से गाइडेड होती है, मतलब किन, उनका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? नेशनल इंटरेस्ट पे, मतलब उनकी अपनी कंट्रीज के ग्रोथ, डेवलपमेंट को फोकस में रख के वो फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू इन्फोर्स रूल्स ग्लोबली। रियलिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है ऐसा जो कि पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज को गवर्न करे, उन पे रूल करे, है ना। ईच स्टेट मस्ट डिपेंड ऑन इट्स ओन पावर फॉर सर्वाइवल। हर स्टेट क्या होता है? अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, अपने सर्वाइवल के लिए अपनी खुद की पावर पे डिपेंड होता है। दिस कंडीशन क्रिएट्स इनसिक्योरिटी एंड कॉम्पिटिशन। और ऐसी कंडीशन में जो दूसरी कंट्रीज है वो थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है। जैसे कि कोई एक कंट्री अगर पावरफुल बन गई तो जो बाकी कंट्रीज है वहाँ की, वो क्या होंगी? वो इनसिक्योर होंगी। उनको हमेशा इस चीज़ के लिए इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं ये जो पावरफुल कंट्री हो गई है ये हम पे ओवर पावर ना कर जाए, है ना, हमें कॉलोनियल रूल ना बना ले हमारे ऊपर, ऐसा उनको फील होता रहेगा। और एक कंपटीशन की भावना आ जाती है ऐसी कंट्रीज के बीच में, फिर, है ना, कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। Thomas Hobbes compared international politics to a state of nature where conflict is always possible. Thomas Hobbes international politics को एक ऐसे state of nature से compare करते हैं जहाँ पे कि conflict क्या है? हमेशा possible है, मतलब एक ऐसी situation है international politics जहाँ पे कभी भी conflicts हो सकते हैं। Power is central. Realist believes that power is the key element in international relations. Realist कहते हैं कि जो power है वो international relations का main character है, main part है। Military power is especially important. States try to increase their power to ensure security. Hence Morgenthau stated that politics is a struggle for power. Hence Morgenthau कहते हैं कि जो politics है वो क्या है? वो power के लिए एक struggle है। अब है टाइप्स ऑफ रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म किससे एसोसिएटेड है? हैंस मॉर्गेंथ्यू से। ये किस पे फोकस करते हैं? ह्यूमन नेचर पे, मतलब कि जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन भी क्या चाहता है? पावर चाहता है ना। हर एक ह्यूमन बीइंग नेचुरली, चाहे वो भले ही बाहर से शो ना करे, बट इंटरनली वो पावरफुल होना चाहता है ताकि कोई और उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके या कोई उसको अपने अकॉर्डिंग ना चलाए, है ना। तो इसी तरीके से जो स्टेट है वो भी ह्यूमन बींग्स के साथ उनके ग्रुप्स होने के बाद ही बना है स्टेट, है ना। तो जो स्टेट है वो भी वैसा ही होगा,
वो भी पावर के लिए सीख करेगा, उसकी भी चाहत होगी कि वो पावरफुल बने, है ना। सेकंड है नियो रियलिज्म, मतलब कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ठीक है। डेवलप्ड बाय केनेथ वॉल्ट्ज, इसको किसने डेवलप किया है? केनेथ वॉल्ट्ज ने। और ये किस पे फोकस करता है? स्ट्रक्चरल मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है ये, ना कि ह्यूमन नेचर पे। एनार्की फोर्स स्टेट्स टू बिहेव कॉम्पिटिटिवली, अनार्की क्या करता है? स्टेट्स को, जो कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको फोर्स करता है अनार्की। अगर हर कंट्री इंडिपेंडेंट होगी और वो अपनी मर्जी से सॉवरेन स्टेट्स होंगी और वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगी, तो उससे क्या होगा, एक थोड़ा सा फीलिंग ऑफ कंपटीशन आ जाएगा हर कंट्री के बीच में, है ना, कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ऐसा वाला थोड़ा कंपटीशन वाला फील आ जाएगा उनमें। अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ द रियलिस्ट अप्रोच। अब हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द रियलिस्ट अप्रोच। रियलिस्ट अप्रोच के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है? रियलिज्म एक्सप्लेन्स वॉर्स, रिवॉल्वरीज, आर्म रेसेस, पावर पॉलिटिक्स। इन चीजों को ये एक्सप्लेन करता है। जो भी इंटरनेशनल लेवल्स पे वॉर्स होती हैं, रिवॉल्वरी होती है कंट्रीज के बीच में, जो आर्म रेसेस चल रही हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच, पावर पॉलिटिक्स क्या चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, उनको ये एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। मेनी गवर्नमेंट यूज रियलिस्ट प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। जो गवर्नमेंट है वो रियलिस्ट प्रिंसिपल्स को यूज करती है अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को, अपनी पॉलिसीज को बनाने में। एक्सप्लेन्स कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। अब जो कोल्ड वॉर था, है ना, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स क्या था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, जो कि रियल वॉर में तो कन्वर्ट नहीं होता, वायलेंस वॉर में तो कन्वर्ट नहीं होता, बट एक कोल्ड वॉर होता है ना। दोनों तरफ से फीलिंग्स, मतलब ऐसा सिचुएशन होता है कि वॉर हो सकता है, दोनों अपनी अपनी पावर्स दिखाती हैं उस टाइम में एक दूसरे को। तो इनको, इसको ये बहुत ही बेटर तरीके से समझाता है, एक्सप्लेन करता है रियलिज्म। अब रियलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो रियलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? क्योंकि ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवर एम्फेसाइज करता है। मतलब ये सबसे ज्यादा फोकस कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही कर रहा है कि स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन ये जो, जब स्टेट्स एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, जब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा, इसलिए रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसे कि जैसे हमने देखा है बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, है ना, जैसे कि अभी कोविड पेंडेमिक में कंट्रीज ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है ग्लोबल लेवल पे। तो ये क्या है? ये एक कॉपरेशन है स्टेट्स के बीच में, ना कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ कॉपरेशन भी तो है, उसकी भी तो बात करो, है ना। अब नेक्स्ट है नेग्लेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉज आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इग्नोर करता है। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लाइन में कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सेकेंडरी मानता है। फर्स्ट किसको मानता है? ये प्राइमरी किस पे फोकस करता है? ये सॉवरेन स्टेट्स पे, ठीक है। इग्नोर नॉन स्टेट एक्टर्स, और नॉन स्टेट एक्टर्स को भी ये इग्नोर करता है, जो कि एनजीओज हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, इनको ये इग्नोर करता है। मोरालिटी इज इग्नोर्ड। और किस लिए क्रिटिसाइज किया जाता है रियलिज्म को? कि वो प्रायोरिटी देता है पावर को, सिर्फ वो एथिक्स, जस्टिस, वैल्यूज, इन चीजों को प्रायोरिटी देता ही नहीं है। वो सिर्फ पावर को ही सब कुछ बोलता है कि हाँ, पावर ही सबसे मेन प्रायोरिटी है। अब कंक्लूजन क्या है इसका? द रियलिस्ट अप्रोच रिमेन्स अ फाउंडेशनल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस। जो रियलिस्ट अप्रोच है वो एक फाउंडेशनल थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट। ये किस चीज के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है? पावर, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, ठीक है, इन सब चीजों को ये हाईलाइट करता है। इसको क्रिटिसाइज तो किया जाता है स्टेट सेंट्रिक होने के लिए, लेकिन जो रियलिज्म है वो फिर भी कंटिन्यू करता है, एक पावरफुल फ्रेम की तरह काम करता है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल relations. Introduction. Contemporary international relations (IR) refers to the study of relations among state and non-state actors in the present global system. अब contemporary international relations का क्या रोल है, क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो देखेंगे हम, है ना, कि क्या करता है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या है, हम उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में कैसा रिलेशन है आज के प्रेजेंट टाइम में, है ना, प्रेजेंट ग्लोबल सिस्टम में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर द कोल्ड वॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ, है ना, कोल्ड वॉर का एंड हुआ, उसके बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों हो गया कॉम्प्लेक्स? क्योंकि उसके बाद कुछ नए टर्म्स, नई चीजें उभर के आई बाहर, है ना, नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई वर्ल्ड में,
जिनकी वजह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और वो कौन सी चीज़ें हैं? ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, environmental concerns, terrorism, and the rise of international organizations. Contemporary IR is no longer limited. तो अब क्या है, जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल तक ही लिमिटेड नहीं है ना, उसमें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम देखेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। Globalization is one of the most important features of contemporary IR. It has increased interconnectedness among countries in economic, political, cultural and technological spheres. जो globalization है वो contemporary IR का एक बहुत ही important feature है। ये क्या कर रहा है? ये अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो कनेक्टेडनेस है, जो बॉन्ड है, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और है ना, किन किन लेवल्स पे? इकोनॉमिक लेवल पे, मतलब जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो वहां भी तो उनका बॉन्ड बन रहा है। पॉलिटिकल लेवल्स पे, कल्चरल लेवल्स पे और टेक्नोलॉजिकल स्फेयर्स में भी, जब वो टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल आइडियाज, डेवलपमेंट के आइडियाज, तो वो क्या कर रहा है? उनके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ है? जो इंटरनेशनल ट्रेड और मार्केट्स हैं वो एक्सपेंड हुए हैं। ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, है ना, वो अलग अलग कंट्रीज में अपने ब्रांच स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा। रैपिड कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट एंड मीडिया। जो रैपिड कम्युनिकेशन है वो और ग्रो हुआ है और तेजी से बढ़ता जा रहा है इंटरनेट और मीडिया के थ्रू। कल्चरल एक्सचेंज अमंग सोसाइटीज। जो कल्चरल एक्सचेंज है, जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कोई पर्सन गया, है ना, इंडिया से बाहर कोई अमेरिका गया, तो जो अपना कल्चर वो साथ में लेके जा रहे हैं वो वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वहां के लोगों को अगर वो कल्चर अच्छा लग रहा है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, या इन लोगों को वहां का कल्चर अच्छा लग रहा है तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है सोसाइटी में। Globalization has created opportunities for development but also increased inequality and dependence. जो globalization है वो opportunities तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो साथ ही इनइक्वालिटी और डिपेंडेंस को भी इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड है एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। The collapse of the Soviet Union in 1991 ended bipolar politics. जो सोवियत यूनियन था, जो कोल्ड वॉर हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो वो कोलैप्स होता है 1991 में। कौन कोलैप्स होता है? सोवियत यूनियन। और जो यूएसए है वो क्या बन के निकलता है? वो एमर्ज होता है एक एज अ सुपर पावर। ठीक है, तो उसके बाद जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, कि यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और जो यूएसएसआर है वो सोशलिज्म को सपोर्ट करता था। तो जब ये वॉर, कोल्ड वॉर एंड हो गया, है ना, तो अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट था वो तो खत्म हो गया। अब ये कौन सा नए कंपटीशन की तरफ, कौन से नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता है, शिफ्ट होता है? इकोनॉमिक कंपटीशन की तरफ। ठीक है, जब अमेरिका सुपर पावर बन गया तो उसके बाद इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स भी इंक्रीज होने लग गए कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इस चीज का कॉम्पिटिशन होने लग गया वर्ल्ड में। राइज ऑफ रीजनल पावर्स लाइक चाइना एंड इंडिया। नई रीजनल पावर्स एमर्ज हुई जैसे कि चाइना और इंडिया। राइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और क्या चेंज हुआ कोल्ड वॉर के एंड के बाद? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। कौन कौन सी? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किस चीज पे फोकस करती थी? स्टेट सिक्योरिटी पे। बट कंटेम्प्रेरी IR, जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस करती है। इनके की कंसर्न्स क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं एज अ ह्यूमन, है ना, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, इन चीजों के लिए ये काम करता है। रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स क्या होती है? कि जैसे किसी कंट्री में कोई कैलामिटीज आई, कोई वॉर सिचुएशन, सिविल वॉर्स हो जाते हैं जैसे कंट्रीज में, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वहां के जो लोग जो दूसरों की कंट्रीज में आते हैं, दूसरी कंट्रीज में आते हैं शरण लेने के लिए, है ना, तो उनको हम बोलते हैं शरणार्थियों को, क्या बोलते हैं हम? रेफ्यूजीज। तो उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड द Human Rights Council work in this field. Next है environmental issues. Environmental challenges have become global concerns. जो environmental challenges हैं वो आज के टाइम पे global concerns बन चुके हैं। कैसे? इनका मेजर इश्यूज क्या है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, वाटर स्कैर्सिटी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? क्योटो प्रोटोकॉल,
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, है ना, इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ IR। अब है इंटरनेशनल टेररिज्म। टेररिज्म हैज emerged as a major threat after the 9/11 अटैक। जो 9/11 अटैक हुआ था उसके बाद जो टेररिज्म है वो एक मेजर थ्रेट की तरह उभर के आया, है ना। इसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स के टेररिज्म होते हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में बॉर्डर क्रॉस करके जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी जाते हैं उनको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बोलते हैं। और है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मतलब किसी अपने एक रिलीजन को फॉलो करने के लिए आप किसी दूसरे रिलीजन को हर्ट कर रहे हो, दूसरे रिलीजन्स के लोगों को मार रहे हो या जबरदस्ती उनका रिलीजन कन्वर्ट करवा रहे हो, तो वो क्या है? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। और साइबर टेररिज्म, जो ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, है ना, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने बनाई है, साइबर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। कंट्रीज कॉपरेट थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स टू कम्बैट टेररिज्म। जो कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो एक दूसरे को कॉपरेट करती हैं, इंटेलिजेंस शेयर करती हैं और टेररिज्म को कॉम्बैट करने की कोशिश करती है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट, द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रिमेन्स अ सीरियस इशू। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज क्या है? अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए कौन कौन सी ट्रीटीज बनाई गई है ना, कि न्यूक्लियर को कैसे हम कंट्रोल कर सके, वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे कंट्रोल कर सके, तो इनके लिए अलग अलग ट्रीटीज बनाई गई है। फर्स्ट है न्यूक्लियर नॉन Proliferation Treaty (NPT), Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). Efforts are being made to reduce nuclear arms and prevent nuclear wars. इसमें क्या है कि कुछ efforts किए गए हैं इन treaties के थ्रू ताकि जो nuclear arms हैं, जो nuclear weapons हैं, उनको reduce किया जा सके और nuclear wars को prevent कर सके। फिर है regionalism and regional organizations। और क्या changes आए कोल्ड वॉर एरा के बाद कि जो रीजनल कॉर्पोरेशन है ना, जैसे एक रीजन है, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इंडिया के, है ना, सॉरी वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो हैं वहाँ के जो कंट्रीज रहने वाली हैं तो वो अपना एक यूनियन बनाती हैं, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं अपने खुद के काम करने के लिए, अपनी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, एशियान है, सार्क है, अफ्रीकन यूनियन है। ये क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो किस लिए करते हैं? अपने बीच ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। अब है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक इश्यूज नाउ डोमिनेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इकोनॉमिक इश्यूज क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं। किन किन चीजों के थ्रू? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू, एनर्जी सिक्योरिटी के थ्रू, इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू। कंट्रीज यूज इकोनॉमिक टूल्स टू अचीव फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। Conclusion: Contemporary international relations is multidimensional and dynamic. It includes political, economic, environmental, technological and security issues. जो कंटेम्प्रेरी IR है ये मल्टी डायमेंशनल है और डायनामिक है, मतलब बहुत ही डीप है ये। अगर हम इसको समझना चाहें तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस है समझने के लिए, ठीक है, तभी ये पूरी तरह हमें समझ आएगा। ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी इश्यूज को ये इंक्लूड करता है। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड ह्यूमन सिक्योरिटी हैव ट्रांसफॉर्म्ड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स और ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स एमर्ज होते गए, वैसे वैसे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो ट्रांसफॉर्म होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंज टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब इसमें हम देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1991 में, तो उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या क्या चैलेंजेस आए, है ना, वो देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन: द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1991 क्रिएटेड होप फॉर पीस एंड कॉपरेशन। जब कोल्ड वॉर 1991 में एंड हो गया तो उसके बाद जो वर्ल्ड है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो वर्ल्ड है उसमें पीस मेंटेन रहेगा, जो कंट्रीज है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। लेकिन इतना ये तो हुआ, पीस तो हुआ, पर इतना ज्यादा पीस नहीं हुआ जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि कुछ न्यू चैलेंजेस हैं वो एमर्ज हो गई ग्लोबल पॉलिटिक्स के सामने। अब कौन कौन सी चीजें हुई वो हम देखेंगे। द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी changed the structure of international relations and gave rise to political, economic, security and development problems. पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस। अब हम देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस क्या हुए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कौन कौन से चैलेंजेस आए कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद। फर्स्ट है यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर।
आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन द यूएसए emerged एज द ओनली सुपर पावर। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो उसके बाद क्या यूएसए जो है वो सुपर पावर की तरह एमर्ज हुआ ग्लोबल पॉलिटिक्स में। मतलब सबसे पावरफुल कौन था उस टाइम? यूएसए, अमेरिका था। और इसमें चैलेंजेस क्या आए दूसरी कंट्रीज को कि जो अमेरिका है वो डोमिनेट करने लग गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। मिलिट्री इंटरवेंशंस करने लग गया वो इराक और अफगानिस्तान में। और इसको फिर क्रिटिसाइज भी किया गया, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज किया अमेरिका को कि ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर यूज कर रहा है। और क्या हुआ चेंज में, और क्या चैलेंजेस आए? टेररिज्म राइज कर गया, है ना। एग्जाम्पल 9/11 अटैक जो यूएसए में हुआ वो क्या था? टेररिज्म का ही एग्जाम्पल है। आईएसआईएस एंड अलकायदा एक्टिविटीज जो भी हम न्यूज में आए दिन सुनते रहते हैं, है ना, वो चीजें क्या है? वो टेररिज्म को राइज करने लगी, टेररिज्म राइज करने लग गया इसके बाद, कोल्ड वॉर के बाद। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनके इफेक्ट्स क्या हुए? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई कि जैसे कहीं टेररिज्म अटैक हो गया, है ना, और वहां पे जो टेररिस्ट है उन्होंने कैप्चर कर लिया, वहां की जो पहले की सरकार है वो सरकार तो गिर गई, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। ह्यूमन कैजुअलिटीज, मतलब जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं वो मारे जाते हैं इतने इन चीजों में, टेररिज्म अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स में। इंक्रीज्ड मिलिट्री स्पेंडिंग्स, और इस चीज के लिए जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स है वो बहुत ज्यादा खर्च होने लग गई। फिर है एथनिक एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स। पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स विटनेस्ड मेनी एथनिक एंड सिविल वॉर्स। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद जो है बहुत सारे सिविल वॉर्स देखने को मिले। कौन कौन से? यूगोस्लाविया क्राइसिस, रवांडा जेनोसाइड्स, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कॉन्फ्लिक्ट्स किन चीजों की वजह से हुए थे? रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने की वजह से, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स की वजह से। फिर है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स रिमेन्स अ चैलेंज। कंसर्न्स, ये किस चीज पे फोकस करता है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन्स इन अनस्टेबल रीजन, आर्म रेस अमंग नेशंस, जो आर्म रेस नेशंस के बीच में चल रही है ये उसको कंसर्न करके वो काम करता है। थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म का भी डर रहता है कि कभी किसी ऐसी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर ना आ जाए, या कोई ऐसी कंट्री जो न्यूक्लियर पावर का गलत यूज ना करे, एज ए टेररिस्ट की तरह अटैक ना करे न्यूक्लियर पावर को यूज करके। कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया इंक्रीज ग्लोबल कंसर्न्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंडेड इंटरनेशनल ट्रेड बट ऑल्सो वाइडेंड इनइक्वालिटी। जो ग्लोबलाइजेशन है उसने नेशनल और इंटरनेशनली ट्रेड को तो इंक्रीज किया, ट्रेड को तो एक्सपेंड किया, लेकिन उसने इनइक्वालिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कैसे? जो रिच कंट्रीज हैं उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ, है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या हुई? वो ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस आ गया डेवलपिंग कंट्रीज में, वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होने लग गई। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। जो 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वो क्या था? वो दिखाता है हमें कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कितना वीक था। फिर है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। और क्या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आए, है ना, और कौन कौन से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आए कोल्ड वॉर के बाद? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकम ग्लोबल इशू आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक ग्लोबल इशू की तरह एमर्ज हुए। इनके मेजर कंसर्न्स क्या थे? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल डिजास्टर्स, रिसोर्स डिप्लीशन। फिर है वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएन फेस क्रिटिसिज्म ड्यू टू। अब इसके बाद क्या हुआ? जब कोल्ड वॉर एंड हो गया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस बनी, यूएन वगैरह बने, है ना, लेकिन फिर ये क्रिटिसाइज भी हुए। क्यों हुए ये क्रिटिसाइज? लैक ऑफ रिफॉर्म्स, वीटो पॉलिटिक्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, फेलियर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस वीकन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। लैक ऑफ रिफॉर्म्स मतलब जो यूएन था वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, कुछ इफेक्टिव रिफॉर्म्स नहीं बना पा रहा था जिससे कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन किया जा सके, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया। जो वीटो पॉलिटिक्स होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना, जो 5 मेन कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है, वो उसका गलत यूज करती हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, तो इसलिए भी यूएन को क्रिटिसाइज किया जाता है। और यूएन बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने में भी फेल हो गया, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स को, वॉर्स को रोकने में वो फेल हो गया, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन देखते हैं एक बार। Although the post-Cold War period reduced ideological conflict, it did not establish permanent peace. वैसे तो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच था वो कम हो गया, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से वर्ल्ड में पीस मेंटेन नहीं हो पाया, पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ट्रेडिशनल मिलिट्री जो थी वो अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से रिप्लेस हो गई,
है ना। टेररिज्म आ गया, क्लाइमेट चेंज, साइबर वॉरफेयर, नई नई न्यू प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो गई वर्ल्ड में। The distribution of power and resources continues to create tensions in international politics. जो पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वर्ल्ड में, जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने रिसोर्सेज ज्यादा गेन कर लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास ज्यादा पावर्स आए नहीं, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं आए, तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टेंशन क्रिएट हो गया। अब है कंक्लूजन। द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा ट्रांसफॉर्म्ड global political significantly. While bipolar rivalry ended, new political, economic, environmental and security challenges emerged. जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करता है ना। कैसे? जो बाइपोलर राइवलरी थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो तो एंड हो गई, लेकिन जो न्यू प्रॉब्लम्स हैं वो आ गई वर्ल्ड में, ठीक है। Effective international cooperations and institutional reforms are necessary to address these global challenges. Effective international cooperations मतलब यूएन को क्या करना चाहिए कि इफेक्टिव इंटरनेशनल कॉपरेशंस बनाने चाहिए, है ना। मतलब दूसरी सारी कंट्रीज को मिलके डिसीजंस लेने चाहिए, रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाने चाहिए जिनसे हम ग्लोबल चैलेंजेस को फेस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लिंकेज बिटवीन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इंट्रोडक्शन। Environmental concerns have become the important part of international relations in the contemporary world. अब इसमें हम देखेंगे कि environmental concerns कैसे international relations से linked है, ठीक है। environmental concerns, जो environmental concerns हैं वो international relations का बहुत ही important part बन चुके हैं आज के contemporary world में। Problems like climate change, global warming, deforestation, pollution and water scarcity are not limited to one country. ये कैसी प्रॉब्लम्स है जो ये किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये वर्ल्ड के हर एक कंट्री को अफेक्ट कर रही है। कौन सी प्रॉब्लम्स? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन, वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स। Therefore, environmental issues require international cooperations and collective actions. तो इसीलिए जो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इनको क्या चाहिए? इनको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव एक्शन चाहिए जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस किया जा सके। अब हम देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंकेज बिटवीन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो नेचर में ग्लोबल है, मतलब वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करती हैं, किसी एक कंट्री को नहीं। अगर किसी एक कंट्री के किसी एक पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम कुछ कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, तो उसका इफेक्ट पूरी वर्ल्ड को होगा, सिर्फ उस कंट्री के उस पार्ट को नहीं। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। एयर पोल्यूशन स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज। अब देख लो जैसे पेंडेमिक आया था, है ना, कोरोना पेंडेमिक, तो वो भी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था। चाहे उसके लिए किसी एक कंट्री ने कुछ किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ भी किया था, बट वो अफेक्ट तो पूरी कंट्री को किया उसने, पूरे वर्ल्ड को किया उसने, है ना। तो ऐसे ही जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होते हैं, चाहे वो कोई भी एक कंट्री का किया धरा हो, ठीक है। कोई भी एक कंट्री इन प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेंगी, तो पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल कंसर्न्स। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो क्लाइमेट है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, जिसके लिए बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स और बहुत काम करने की जरूरत है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या है क्लाइमेट चेंज के? Rising temperature, melting glaciers, floods and droughts, threat to food security. Countries negotiate through international conferences to reduce carbon emissions. और जो countries हैं वो conferences में international conferences conduct करते हैं और उसमें वो discuss करते हैं, negotiate करते हैं कि कौन सी countries क्या क्या focus करना चाहिए, उनको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि carbon emission कम हो सके और environment को, climate change को सेव किया जा सके, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आज के टाइम पे इतना रैपिडली उसको कंट्रोल किया जा सके। थर्ड है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। अब इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स भी हुए हैं बहुत सारे, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूएन, तो उसके थ्रू बहुत सारे इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स भी हुए हैं कंट्रीज के बीच में, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015,
These agreements encourage countries to cooperate on environmental issues. ये agreements countries को encourage करते हैं कि वो environmental issues पे एक दूसरे के साथ मिलके cooperate करके उन problems को, उन challenges को face करें, उनको solve करें. रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अब हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या रोल हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में. मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनाए गए हैं स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक. ये क्या काम करते हैं? साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड करते हैं कि हम कैसे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं. फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कंट्रीज को कि कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है. और पॉलिसी गाइडेंस करते हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको गाइड करते हैं कि कैसे हम ऐसी बेटर पॉलिसीज लाएं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें, है ना, ताकि हमारे रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव किए जा सकें. फिर है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी. अब इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी क्या है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन क्रिएट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. मतलब कि हमें जो इन्वायरमेंट में जो हमने जितना भी चीजें, जितने रिसोर्सेज, हमने इतना ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर लिया है इन्वायरमेंट से कि अब इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन हो रही है ना, वहां पे रिसोर्सेज की कमी हो गई है. तो जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं उसकी वजह से. एग्जाम्पल क्या है? वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, माइग्रेशन ड्यू टू क्लाइमेट डिजास्टर्स, competition for natural resources. Thus, environmental issues are linked with national and international security. इसीलिए जो environmental issues हैं उनको लिंक किया जाता है national और international security से, ठीक है. अब है north south divide. Developed and developing countries often disagree on environmental responsibilities. अब जब UN में डिस्कस होता है ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस होता है कि environmental responsibilities किन कंट्रीज को दिया जाए, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ही तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले डेवलप्ड कंट्रीज में आई है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डाल सकते हैं? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेवलप्ड कंट्रीज की हुई ना. तो इस चीज के लिए उनके बीच में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होता रहता है. डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्लियर. डेवलप्ड कंट्रीज पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई है, वहां पे पहले इंडस्ट्रीज बनी है ना. ज्यादा पॉल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया है हिस्टोरिकली. डेवलपिंग कंट्रीज को अभी इकोनॉमिक ग्रोथ की और जरूरत है, उनको और फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स की जरूरत है. दिस क्रिएट्स टेंशन इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस. और ये इस वजह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी टेंशंस क्रिएट होते हैं नेगोशिएशंस के लिए कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए. फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कनेक्ट्स इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को कनेक्ट करता है. कैसे? डेवलपमेंट शुड मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो कि हमारे करंट के नीड्स को तो मीट करे, है ना. जो हमारी अभी नीड्स है, जो हमें जरूरतें हैं इन्वायरमेंट से, वो हमें अभी फुलफिल करे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बिना फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज को हार्म किए, है ना. मतलब हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो सेव्ड रहे. द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो प्रमोट करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को भी. कंक्लूजन है इसका, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स and international relations are closely connected in the modern world. जो environmental concerns है और international relations है, ये एक दूसरे से modern world में बहुत ज्यादा closely connected है. Global environmental problems require international cooperations, diplomacy and collective responsibility. जो global environmental problems हैं, जो पूरे world में spread है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए? international cooperations चाहिए. मतलब सारी countries मिलके एक साथ इसके लिए काम करें तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को. क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अफेक्ट ग्लोबल पीस. इन चीजों से क्या होता है? जो ग्लोबल पीस है वो भी अफेक्ट होता है, सिक्योरिटी अफेक्ट होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज का जो डेवलप हो रही है उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. Therefore, environmental protection has become an important agenda in contemporary international relations. Fifth question है, explain the role of the United Nations in maintaining international peace and security. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशन क्या रोल प्ले करता है इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन
करने के लिए। इंट्रोडक्शन। द यूनाइटेड नेशंस यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया है ना, तो उसके बाद 1945 में यूएन यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया। किस लिए? वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए, कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली। और जो भी नेशनल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं किसी भी कंट्रीज के बीच में, उनको पीसफुली सॉल्व करने के लिए। द यूएन चार्टर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनिंग ग्लोबल पीस। और यूएन चार्टर भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है यूएन को, जिससे वो ग्लोबल पीस मेंटेन कर सके। अब है रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट है पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। द यूएन एनकरेज कंट्रीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू। अब यूएन किन किन चीजों के थ्रू जो कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करता है? नेगोशिएशंस के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू। मतलब जो यूएन है वो एक ऐसा मीडिएटर काम करता है कंट्रीज के बीच में। जब भी किसी कंट्रीज के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एज अ मीडिएटर बनके वो उनको सॉल्व करता है। डिप्लोमेसी के थ्रू करते हैं सॉल्व। द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली डिस्कस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेकमेंड पीस सॉल्यूशंस। जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है और जो जनरल असेंबली है वो डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, और सॉल्यूशंस जो पीसफुल सॉल्यूशंस है वो उनको बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। The UN Security Council has primary responsibility for maintaining international peace. जो UN Security Council है उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरनेशनली वो पीस स्टैब्लिश कर सके। इसके फंक्शंस क्या है? इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स। ये कैसे काम करता है? ठीक है। इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स, पहले वो डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, किस चीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है कंट्रीज के बीच। फिर सैंक्शंस इम्पोज करता है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो मिलिट्री एक्शंस भी ले सकता है, और इस तरीके से वो पीस कीपिंग मिशंस को स्टैब्लिश करता है। द 5 परमानेंट मेंबर्स होल्ड वीटो पावर। और इसके जो मेन पार्ट है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेन 5 मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हेल्प मेंटेन सीज फायर एंड स्टेबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो सीज फायर मेंटेन करने में और कॉन्फ्लिक्ट्स के एरियाज में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसका क्या फंक्शंस है? मॉनिटरिंग सीज फायर्स, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, है ना, असिस्टिंग इलेक्शंस, सपोर्टिंग ह्यूमैनिटेरियन एड्स। इंसानियत के नाते जो भी फर्ज होते हैं, जो भी करना चाहिए, वो चीजें यूएन करता है। जैसे कि यूएन पीस कीपिंग ने कहाँ कहाँ पे काम किया है ऐसा? कॉन्गो, लिबानन एंड साउथ सुडान में। नेक्स्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी। द यूएन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यूएन जो है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब कि अगर यूएन के किसी एक मेंबर पे अटैक होता है तो वो क्या समझा जाएगा यूएन की तरफ से कि वो उनके सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक किया गया है। यूएन कैन टेक कलेक्टिव एक्शंस। और जो भी स्टेट ऐसा करेगा उसके अगेंस्ट जो यूएन है वो एक कलेक्टिव एक्शन ले सकता है। फिर है डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। द यूएन प्रोमोट्स न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। जो यूएन है वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है और आर्म कंट्रोल्स को प्रमोट करता है। कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं इस चीज के लिए? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आर्म्स रिडक्शन डिस्कशंस, है ना, जो आर्म रिडक्शंस के लिए डिस्कशंस होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे नेचर को कम हार्म पहुंचे, है ना, और वॉर्स को भी प्रिवेंट किया जा सके। द यूएन वर्क्स टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ वॉर। जो यूएन है वो काम करता है वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। वॉर होने के, जो लड़ाई, युद्ध, वर्ल्ड वॉर्स होने के खतरे से वो खतरों को वो रिड्यूस करता है। ठीक है। फिर है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। द यूएन प्रोवाइड्स असिस्टेंस ड्यूरिंग वॉर्स एंड डिजास्टर्स। जो यूएन है वो वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स या किसी भी टाइप के डिजास्टर्स के टाइम पे फैसिलिटीज या मतलब बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है लोगों को। इसकी एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो ये काम करती हैं? यूनिसेफ, यूएनएचसीआर, WHO। दे हेल्प रेफ्यूजीज, चिल्ड्रन एंड विक्टिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिन भी कंट्रीज के बीच, वहां के विक्टिम्स को, चिल्ड्रंस को, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं हेल्प के लिए, उनकी ये हेल्प करता है। और क्या करता है यूएन? प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू पीस एंड स्टेबिलिटी। जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करता है यूएन और पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। द यूएन प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस
कंडेम्स ह्यूमन राइट वायलेशन, ये ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो इस चीज पे भी ध्यान देता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करता है, और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो यूएन का एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। फिर है कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड पीस कीपिंग। जो यूएन वर्क टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स बिफोर दे बिकम वायलेंट। जो यूएन है वो काम करता है इन चीजों के लिए कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे दो कंट्रीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मतलब वो अभी सिर्फ बातचीत में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अभी वो वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो यूएन क्या करता है कि इन चीजों को प्रिवेंट करता है कि वो वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए उनका कॉन्फ्लिक्ट, है ना। किन चीजों के थ्रू करता है वो ये काम? अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब वो पहले ही उन कंट्रीज को वार्न कर देता है ना, कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से कुछ भी रीजन देके वो उनको वार्न करता है। डिप्लोमेटिक मिशन के थ्रू करता है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। पीस बिल्डिंग हेल्प्स कंट्रीज रिकवर आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्रिटिसिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अब इतना सब तो करता है यूएन, लेकिन फिर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और किन चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट है वीटो पावर। परमानेंट मेंबर्स मिसयूज वीटो पावर्स फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका मानना है कि जो वीटो पावर है, जो मेन 5 मेंबर्स है ना सिक्योरिटी काउंसिल के, वो क्या करते हैं, वो वीटो पावर का मिसयूज करते हैं अपने पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। फेलियर इन सम कॉन्फ्लिक्ट्स, जो यूएन है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में फेल भी हुआ है, जैसे कि रवांडा जेनोसाइड में, इराक वॉर में, सीरियन क्राइसिस में, और लैक ऑफ रिफॉर्म्स भी हैं यूएन में। मतलब जब कभी बहुत ज्यादा जरूरी हुई है कोई न्यू रिफॉर्म करने की, तो वो यूएन ने कंसिडर नहीं किया है, तो इसलिए उसको यूएन को कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है आज के टाइम पे आउटडेटेड हो गया है, उसको और न्यू रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं एक बेटर रिप्रेजेंटेशन, कि उनको भी एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए यूएन में। कंक्लूजन, द यूनाइटेड नेशंस plays an important role in maintaining international peace and security through diplomacy, peacekeeping, humanitarian assistance and collective security। जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। किन चीजों के थ्रू? डिप्लोमेसी, पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के थ्रू और कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू। डिस्पाइट सर्टन लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन उसके बाद भी जो यूएन है वो एक मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पे पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। रिफॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैन फर्दर इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। अगर यूएन अच्छी तरीके से आज का टाइम में, मतलब जो आज का करंट टाइम है, इसके अकॉर्डिंग अपने रिफॉर्म्स को चेंज करे, न्यू रिफॉर्म्स लाए, है ना, अपने पॉलिसीज को चेंज करे थोड़ा, और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करे, तो जो इसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब पॉलिटिहॉलिक फॉर मोर डिटेल्ड यूनिट वाइज वीडियोज ऑफ पॉलिटिकल साइंस focusing IGNOU SOL DU, BA, MA and join the Telegram channel given in your YouTube channel description for notes and PDFs.